मेरे प्यारे 142 करोड़ हिंदुस्तान भाइयों बहनों, मेरे तरफ से विद्यासागर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड परमानेंट मेंबर SCBA की तरफ से आपको दोनों हाथ जोड़कर जय हिंद, नमस्कार और जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। ऐसा है कि आज का हमारा जो इंटरव्यू है पब्लिक अवेयरनेस के लिए ऑन करप्शन and misuse of official power in India and particularly in India। मैंने अभी एक दो हफ्ता पहले हमारे बड़े एक काबिल ईमानदार DGP साहब का इंटरव्यू सुना। SP बैद, रिटायर्ड DGP जम्मू एंड कश्मीर। वो कहते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो SP बैद साहब का वीडियो देखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो हाल है करप्शन के बारे में बहुत बुरा है। जबकि हर DC ऑफिस में बोर्ड लगे हुए हैं करप्शन टॉलरेंस 0। और फिर मेरा ये कहने का मतलब है कि SP बैद साहब जो DGP जम्मू कश्मीर के हैं रिटायर्ड, उनसे एविडेंस लेके आगे प्रोसीड करना चाहिए। और कौन सी एजेंसी उनके पास गई ये पब्लिक को पूछना चाहिए। जो उनको पूछ रहे कि आप कहते हो कि इतने % रेवेन्यू में फर्द का चल रहा है, इतने % दूसरा का चल रहा है। देखिए, मैंने कई वीडियो वायरल किए, कई स्टेटमेंट दी, जहां मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं था। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन अगर SP बैद साहब ने कहा है, हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन तो इंडिया के पास ही है, जहाँ तो जब उमर साहब को पूछते हैं वो कहते हैं हमारे में पावर नहीं है, LG साहब लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अमित शाह जी से कि SP बैद साहब, जो कि एक बड़े माननीय डायरेक्टर जनरल पुलिस है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, उनकी स्टेटमेंट के पीछे क्या एविडेंस उनके पास है वो कलेक्ट करके फर्दर एक्शन लीजिए। मैंने उमर साहब से, LG साहब तो किसी के साथ मिलते नहीं है, मैंने पिछले 5 सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ मिलने की, नहीं मिलते। राजीव रंजन भटनागर उनके जो एडवाइजर थे, वो बेचारे अच्छे आदमी थे, वो मिलते थे। उनको मैंने बताया कि करप्शन की मजबूरी भी है। क्यों मजबूरी है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है, कभी आपने देखा? आप इस वक्त रेवेन्यू मिनिस्टर की तरफ से भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी आप हेड है, आप लॉ भी बना सकते हो। 3 एडवाइजर थे उस वक्त, एक चीफ सेक्रेटरी, एक रेवेन्यू सेक्रेटरी और गवर्नर साहब, ये कोई भी लॉ बना सकते हो आप। अब ये मुझे बताइए कि 101 साल पहले जो पटवार हल्का थे वो आज भी हैं, जबकि 1000% काम बढ़ गया है। जहां पर 500 कुंभा था वहां पर 5 लाख कुंभा भी हो गया। और एरिया बेशक वही है, काम बढ़ गए। हर चीज़ में पटवारी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, जनरल रिपोर्ट के लिए और पब्लिक के हर काम के लिए पटवारी से रिपोर्ट तलब की जाती है। एक पटवारी वो कैसे काम चला रहा है, कभी आपने देखा? कैसे रिकॉर्ड कोई नहीं बन रहा, ना जमाबंदी बन रही है, ना मिसल की कत कोई बनी है, ना कुछ पिछली 1959-60 के बाद कोई भी रिकॉर्ड ऑथेंटिकेटेड नहीं बना। इसलिए मैंने उनको बताया कि आप पटवार हल्का, नए एक पटवार हल्का के कम से कम 3 पटवार हल्का क्रिएट करें। पहले आपके पास रिकमेंडेशन भी है कि पंचायत हल्का को पटवार हल्का, वो भी आपने नहीं किया। करप्शन मजबूरी है। कैसे मजबूरी है? मैंने इनको बोला कि पटवार खाने में आप कभी गए? मैंने पहले भी बोला था कि पटवार खाना का जो उसका जो फोटोग्राफी और कैमरा जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील हेडक्वार्टर में उसका कनेक्शन होना चाहिए। कौन पटवार खाने में आ रहा है, कौन रिकॉर्ड ले रहा, कौन काम कर रहा है। ज़ाहिर तौर पर पटवारी के पास नायब तहसीलदार रिटायर्ड, गरदौर रिटायर्ड, पटवारी रिटायर्ड काम कर रहे हैं। कहाँ से पे मिल रही है? जरा तलब करें इस चीज़ का जवाब, कहाँ से पे मिल रही और कैसे वो काम कर रहा है पटवारी। मजबूरी है कि उसको मैनेज करना पड़ता है। उनको पे देने के लिए कोई मुफ्त में तो बैठता नहीं। फिर मैंने ये भी बताया कि चेंज ऑफ रिकॉर्ड कैसे होता है, वो भी उनको बताया मैंने।
और मैंने उमर साहब को भी बताया, इनको भी बताया, राजीव रंजन साहब को 2-3 बार, चीफ सेक्रेटरी जो मेहता साहब थे उनको भी बताया, फिर मैंने इनको भी बताया, क्या नाम है जो डुल्लू साहब हैं इनको भी बताया, किसको नहीं बताया, रेवेन्यू सेक्रेटरी को भी बताया कि ऐसे है, आप बेसिक इलाज कीजिए। फाइनेंशियल कमिश्नर साहब को भी बताया, इलाज कीजिए, बीमारी का इलाज कीजिए, कैंसर कैसे बन रहा है। जैसे कि फॉरेन कंट्री में पनिशमेंट क्राइम को रोकते हैं, पनिशमेंट नेसेसरी नहीं समझते। यहाँ क्राइम को रोकने के लिए ये नहीं है कि पटवारी अगर अपने सोर्स पर 4 बंदे देख के काम चला रहा है तो उसको पनिशमेंट करो, कैसे रिकॉर्ड चेंज हो रहा है। पहले आप करिए पटवारी 1 हल्के के 3 हल्के बनाए ना, 3 हल्के बनाए कम से कम, तो 3 पटवारी हो जाएंगे। या तो एडिशनल पटवारी लगाएं, उन पटवारी को ड्यूटी मिल जाएगी। मैंने ये भी बताया कि आप काम करने वाले जो है ना उनको आप काम करने नहीं देते। गरदौर भी नहीं है डिपार्टमेंट में, पटवारी भी नहीं है डिपार्टमेंट में। गरदौर सुपरवाइजर होता है इसका पटवारी का, क्योंकि पटवारी 100% रिस्पॉन्सिबल है, 75% रिस्पॉन्सिबल गरदौर होता है, 50% नायब तहसीलदार होता है, 25% तहसीलदार होता है जो ऑथेंटिकेट करता है। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ वो जो जिल्त जिसको बोलते हैं ना उसके ऊपर साइन करते हैं, वो ना वो प्रैक्टिकली कोई फर्द पड़ताल लिखी जाती है, ना कोई चेकिंग होती है, ना कोई रूल की अप्लाई करते हैं, ना। इसलिए मिस यूज ऑफ ऑफिशियल पावर्स हो रही है, अमाउंटिंग टू करप्शन। बैग साहब को जो एविडेंस है उन्होंने बड़ा स्पष्ट जो बयान दिया है करप्शन के बारे में कि फर्द में इतने लगते हैं, दूसरे में इतने लगते हैं। मैंने सुना है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन उस वीडियो वायरल को और उनकी स्टेटमेंट को कंसिडर करे एविडेंस देख के। दूसरे नंबर पर मैं ये भी कहूँगा कि करप्शन क्यों हो रही है उसको बंद करने के लिए पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर पटवारी के पास, गरदौर के पास, नायब तहसीलदार के पास। अब नायब तहसीलदार हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट एक वाहिद स्टेट है जो 370 टूटने के बाद भी सेंटर के लॉ अप्लाई नहीं होते। जैसे कि ट्रांसफर पॉलिसी सेंटर की जो डीओपीटी की है, जो कि मोदी साहब के अंडर है डायरेक्ट, वो अप्लाई क्यों नहीं हो रही। इतने पीछे आया कि इतने गरदौर हमारे भाई हैं शकील साहब एडवोकेट, उन्होंने कहा था कि ये वो स्टेटमेंट दी कि गरदौरों में ये है, ये इंडस्ट्री चली है ट्रांसफ़र पॉलिसी की। वो फरवरी के अपॉइंटमेंट जो इन्होंने किए थे, जो डिविजनल कमिश्नर हमारे रमेश कुमार साहब जो हैं इधर जम्मू के, इन्होंने किए थे गरदौरों के ट्रांसफ़र आर्डर कोई 200 के करीब, वो एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर वो लीगल थे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुए, अगर इलीगल थे कैंसिल क्यों नहीं हुए। फिर मैंने इनको पहले भी एक सुझाव दिया था कि आपको एक्सरसाइज करने की, दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। एलजी साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी सेंटर की अप्लाई करें। वो जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है हर एक सोल्यूशन है उसमें हर एक का जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉलिसी है वो सिर्फ आप एप्लीकेंट करें, और यूटी में होती भी वही है। आप जहाँ दाएं बाएं मत देखिए, ये मत देखिए कि एलजी साहब कंट्रोल करेंगे। एलजी साहब कंट्रोल करें इन दी प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अपना लॉ नहीं बना सकते इस बारे में। वो कहेंगे यहाँ जी ठीक है, हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर साहब 6 साल से हैं, जबकि रेगुलर टर्नओवर हर अफसर के लिए, हर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए पॉलिसी में लिखा है विदिन 2 ईयर, क्योंकि ये सेंसिटिव अपॉइंटमेंट है, विदिन 2 ईयर। तो विदिन 2 ईयर क्यों नहीं हो रहा, हेड से लेके नीचे तक क्यों नहीं हो रहा। बाकी सारे अफसर जो है इनएफिशिएंट है मान के, और उनको कैसे पोस्टिंग करना है, कहाँ करना है, वो मैकेनिज्म सारा दिया हुआ उसमें, वो देखे तो मिस यूज ऑफ ऑफिशियल पावर कंट्रोल हो जाएगी। करना किसने है ये, इम्प्लीमेंट तो हमारे एलजी साहब हैं। उमर साहब तो कहते हैं हम कर नहीं सकते। मैंने उमर साहब को जनवरी 2025 में 1.5 घंटा अंदर बैठ के पॉइंट दिए। मैंने कहा आप अमित शाह जी के पास जाते हैं, यादव जी मैंने 15 पॉइंट दिए, यादव जी उनको पेश करिए, डिस्कस करिए, नहीं तो एक परमिशन लीजिए कि एक हिंदुस्तानी नागरिक जो एडवोकेट है वो अपने इंटरेस्ट को छोड़ के सभी पार्टियों का मैटर इकट्ठा लेके आपके पास डिस्कस करना चाहता है। इस बारे में मैंने जितेंद्र साहब को कई बार रिक्वेस्ट की, उनके ऑफिस में जाके पॉइंट दिए, नहीं वो सुनते।
हमें वो उन्होंने सोचा ही नहीं है कि ये भी कहीं हिंदुस्तान के नागरिक हैं, नहीं सुनते वो। राणा साहब थे, उनके भाई जब बीजेपी ज्वाइन की तो मैं मुबारक देने गया। मैंने कहा राणा साहब आप ठीक हो गया, अब दोनों भाई मिलके चलेंगे, तो मेरे को आप जितेंद्र साहब से मिलाओ। तो उन्होंने बड़े गुस्से से बोला कि जितेंद्र सिंह का मैं नौकर नहीं हूँ, और जितेंद्र सिंह का तू करके बोला, मैंने बुरा बनाया। मैंने कहा बड़े भाई भी हैं। कहता मैं उनकी पॉलिटिक्स नहीं करता। मैंने कहा आप अपनी पॉलिटिक्स करिए, आप हमारे एरिए के बीजेपी के भी लीडर बन गए हो, कम से कम जो है ये आवाज़ तो उठाइए कि कोई एक आवाज़ के बारे में ये पॉइंट दे रहा हूँ, ये आगे करेंगे। कोई जवाब नहीं। प्यारे बहनों भाइयों, प्यारे हिंदुस्तान के सभी भाइयों को, और मोदी साहब और उनकी जो जितनी भी बीजेपी की फैटर्निटी है, प्लस अमित शाह जी की, प्लस पॉलिटिशियन जो भी हैं, ये सुने कि पब्लिक के पॉइंट को आप रख नहीं सकते, क्योंकि एक बीजेपी के कार्यकर्ता को, मेंबर को, एमएलए को, एमपी को परमिशन लेके बात करना पड़ती है। लेकिन मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं कि पब्लिक का इंटरेस्ट देखने के लिए ये नहीं बात कर सकते, इन्होंने पहले इनडायरेक्टली परमिशन लेनी होती है, फिर बात कर सकते हैं। तो इस बारे में मैंने मिस यूज ऑफ ऑफिशियल पावर और करप्शन पर कह दिया है। देखिए, प्रोसिक्यूशन एजेंसी, इनका काम, ड्यूटी, चार्टर ऑफ ड्यूटी ये है, यहाँ कोई स्मेल होता है पॉइंट, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ाने के लिए एविडेंस क्रिएट करना, और ऐसे एविडेंस को कोर्ट ऑफ लॉ में बुक करना। यहाँ पर एक डायरेक्टर जनरल पुलिस सीधा स्टेटमेंट दे रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की करप्शन के बारे में, लेकिन आज तक मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनके पास स्टेटमेंट लेने गया होगा। मुझे नहीं उम्मीद है कि गया होगा। अगर उन्होंने ऐसी दी है, दे आर वेल वर्स्ड अबाउट द लॉ। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिपेंडेंट स्टेट थी उस वक्त, आपके रहे वो, उनको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और गलत स्टेटमेंट के लिए पनिशमेंट भी है। मैंने कभी नहीं बोला कि पटवारी करप्शन ले रहा है, मैंने कभी नहीं बोला कि तहसीलदार करप्शन ले रहा है। मुझे क्या पता है, क्या नहीं पता है, वो मैं कह नहीं सकता जब तक मेरे पास एविडेंस नहीं हो। और मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हर एक ऑफिशियल को और इनके लीडरान को, जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट श्री शैलीन काबरा है, उनको भी कहना चाहता हूँ, बाकी डिविजनल कमिश्नर डीसीओ को भी कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को फॉलो अप करिए कि डीजी साहब ने कहाँ से स्टेटमेंट दिया, और अगर डीजी साहब झूठे हैं इसमें तो उसके लिए प्रोसिक्यूशन लॉन्च करे। ये छोड़ते हुए कि ये हिंदू हैं, ये बीजेपी के साथ भी कनेक्टेड हैं, इनको कुछ नहीं हो सकता, इस चीज़ को छोड़ के उनके खिलाफ करिए, ताकि उनको भी पता चले कि गलत स्टेटमेंट देने का भी कोई रिजल्ट होता है और बाकी लोग भी ना दें, गलत अफवाहें मत फैलाएं। इस चीज़ के लिए मैं 2 पॉइंटों पर आज का ये मेरी कॉन्फ्रेंस थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं आप हिंदुस्तान भाइयों को, एक तो मिस यूज ऑफ ऑफिशियल पावर एंड करप्शन, अदरवाइज मिस यूज ऑफ ऑफिशियल पावर और करप्शन, जिसमें जम्मू कश्मीर स्टेट का, मुझे ये बड़ी हैरानगी की बात है, देयर इज ए लॉ, ऑल सेंट्रल लॉ अप्लाई टू यूटी, बट जम्मू कश्मीर में कौन से अप्लाई हो रहे हैं, कौन से अप्लाई। एक छोटा सा काम है हमारी रियासत वो नहीं कर सकी, जो कि इनके पास अभी कोई भी अपोजिशन नहीं है। अगर ये अपनी पे बढ़ाने का ये कर सकते हैं। देखिए, हर स्टेट में लॉ में हमने एज ए लॉ स्टूडेंट पढ़ा है, उसमें क्वेश्चन थे कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग ओनली मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो जवाब हम देते थे जम्मू एंड कश्मीर। अरे यूटी बन गई, नायब तहसीलदार नॉन गस्टेड है, उसको आपको ज़रूरत है काम लेने की, 2 लाइनों की अमेंडमेंट करो कि नायब तहसीलदार विल बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बट ड्यूटी विल बी डिस्चार्ज इन द सेम मैनर एज इट वाज अर्लियर। वो क्यों नहीं करते? हमारी ड्यूटी क्या कर रही है, ये क्या कर रही? उमर साहब को पूछो, वो कहते हैं हमारी मानते नहीं एलजी साहब। मैंने बोला उमर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एज ए लॉ मिनिस्टर, एज ए रेवेन्यू मिनिस्टर, एज ए चीफ मिनिस्टर, prepare a noting, put up to the LG, then make it to public
कि एलजी साहब नहीं मानते। एलजी साहब नहीं मानते तो आपके पास फिर सेकंड मैकेनिज्म है कि ऊपर भी हाईलाइट करने का कि ये हमने मिनट शीट लगाई, नोटिंग शीट लगाई, इसमें ये मैटर था, एलजी साहब ने कुछ नहीं किया। उनके पास लिमिटेशन है, एलजी साहब के पास अपने पास रखने की, वापस करने की, रिकंसिडर करने की 3 लिमिटेशन है लाइक वाइज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो एक्सरसाइज करें ना, आप रेगुलरली करो ना। कितना स्टाफ है आपके पास? स्टाफ की ये लेके बैठ गए एलजी साहब मानते नहीं, ये मानते नहीं है तो लेट देयर शैल बी ए रिटन प्रूफ के नहीं मानते।